हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथोरियल्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का सेकंड एपिसोड होगा जो कि क्लास 10th अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सॉल्व्ड एग्जांपल्स के ऊपर था। इसके पहले हम लोग ने फर्स्ट एपिसोड किया था जिसमें प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2 और 1.3 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग ने सॉल्व किए थे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में हम लोग प्रैक्टिस सेट 1.5 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और एक्टिविटी सम्स जो भी है उसको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। लेकिन ये आज का वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट 1.5 के जो सम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स के जो सम्स है उसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1.4 आप लोगों के लिए रिड्यूस किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी हमने आप लोगों को यहाँ पे अभी स्क्रीन पे एक्टिविटी दिख रहा है जो कि वो पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है। ठीक है, पहला वाला तो वो मैं एक्टिविटी रीड कर लेता हूँ। देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो, फ्रेम द इक्वेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन एंड राइट देम इन द ब्लैंक बॉक्सेस शोन बाय एरोस। तो ये हम लोग ने जब प्रैक्टिस 1.5 किया था तब तभी हम लोग ने इसको अब इसके बारे में पढ़ा था कि इज आएगा या जब भी आर आता है तब हम लोग, या वॉज आता है तभी हम लोग क्या यूज करते, इधर इधर इक्वल्स टू यूज करते। ठीक है, सम आएगा या एडिशन आएगा या मोर आएगा, ऐसे कुछ जब वर्ड्स आते हैं एडिशन या मोर वगैरह, इंक्रीज्ड वगैरह जो भी वर्ड्स आएंगे इंक्रीज्ड, ठीक है, तभी हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लस यूज करते हैं, हम लोगों को पता है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है प्रैक्टिस 1.5 का तो प्लीज आप वो वीडियो भी देख लीजिए। और डिक्रीज्ड अगर होगा, डिक्रीज्ड होगा, रिड्यूस्ड होगा, लेस होगा, हाउ मेनी रिमेंड, ऐसा कुछ अगर आया तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, माइनस लिखना पड़ता है उस केस में। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स या टाइम्स अगर कुछ आया, टाइम्स TIMES टाइम्स आया तो हम लोग को उस टाइम पे, या टाइम आया या प्रोडक्ट, ऐसे वर्ड्स अगर हम लोग को जब आते हैं तब हम लोग क्या यूज करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ट्वाइस अगर कोई वर्ड यूज होता है ट्वाइस तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू मल्टीप्लाई बाय, मतलब ट्वाइस ऑफ एक्स हो गया तो 2 × x यूज करना पड़ेगा। जो भी टर्म होगा वो यहाँ पे आएगा ट्वाइस। ठीक है, अगर थ्राइस यूज हो गया तो थ्राइस की जगह पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, 3 मल्टीप्लाई बाय, मतलब जो भी टर्म होगा वो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत ही बेसिक था जो कि हम लोग ने पहले देखा हुआ है। इज, आर, वॉज इक्वल्स टू, उसके लिए यूज करते हैं सम, एडिशन, मोर या इंक्रीज, ऐसे जब वर्ड्स आते हैं तब हम लोग प्लस यूज करते हैं। डिक्रीज ऐसा कोई वर्ड आएगा, रिड्यूस, लेस ऐसा कुछ वर्ड्स आते हैं तब हम लोग माइनस यूज करते हैं। टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, मतलब उसी के अंदर टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर ही ट्वाइस ऐसा कुछ वर्ड आया तो 2 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है, और थ्राइस अगर वर्ड आया तो 3 मल्टीप्लाई बाय करना पड़ता है। तो इसी चीज को लेकर हम लोग यूज करके ये एक्टिविटी पेज नंबर 20 का जो दिया हुआ है ना उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम लोग देखने वाले। सबसे पहले हम लोग को वो जो बड़ा बॉक्स जो दिया है उसके अंदर देखना पड़ेगा कि क्या दिया है। अगर वो रीड करेंगे उसके लिए हम लोग जो एक्स और वाई अगर पहले डिफाइन करेंगे तब हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को इक्वेशन बनाना कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया क्या है, यहाँ पे बॉक्स में बोला है कि आई एम सार्थक। ठीक है, और सार्थक का प्रेजेंट एज, सार्थक का प्रेजेंट एज, आज का एज, टुडेज एज उसका क्या बोला है, x ईयर्स है। वैसे ही सेम यहाँ पे आई एम साक्षी यहाँ पे बोला है, और उसका प्रेजेंट एज, साक्षी का प्रेजेंट एज कितना बोला है, y ईयर्स बोला है। तो सार्थक है, सार्थक का प्रेजेंट एज x ईयर्स है, और साक्षी जो है उसका प्रेजेंट एज जो है वो y ईयर्स है। ये साइड वाला एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे अभी सॉल्व करके चेक कर लेते हैं, राइट साइड वाला। ठीक है, तो इधर सबसे पहले दिया क्या है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजिस। सम देखो आप, तोड़ तोड़ के कैसे हम लोग इक्वेशन को फ्रेम कर रहे हैं वो समझ लो। सम ऑफ प्रेजेंट एजिस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। द सम ऑफ प्रेजेंट एजिस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। सम मतलब हम लोग को पता है कि इधर क्या आने वाला है, प्लस आएगा, लेकिन किसका एडिशन या किसका प्लस करना है, किसका सम करना है, प्रेजेंट एजिस का। किस किस का प्रेजेंट एज, यहाँ पे सार्थक का और साक्षी का प्रेजेंट एज को जब ऐड करेंगे तब हम लोग को उनका एज इक्वल्स टू 25 मिलता है। तो यहाँ पे साक्षी, सार्थक का प्रेजेंट एज x है, साक्षी का प्रेजेंट एज y है, और दोनों को ऐड करके हम लोग को यहाँ पे कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो यही जो हम लोग को इसमें जो दिया हुआ है स्टेटमेंट्स में वो हम लोग ने फ्रेम करके एक इक्वेशन में लाया। तो ये राइट साइड वाला फॉर्म था जो हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में किया उसको। अभी ऊपर वाला देखेंगे कि ये जो सेंटेंस दिया उसको हम लोग इक्वेशन में कैसे बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है कि सार्थक्स एज इज लेस बाय 8, मतलब जो भी सार्थक का एज है वो क्या है, इज लेस बाय 8 ईयर्स से, या 8 से कम है, किसमें 8 से कम है, देन
डबल द एज ऑफ साक्षी। मतलब साक्षी का एज अगर हम डबल करें तो सार्थक का एज क्या बोला है, सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। जब हम लोग साक्षी का एज डबल करेंगे और उसमें -8 करेंगे तभी हम लोग को किसका एज मिलेगा, सार्थक का एज मिलेगा। अभी एक एक करके जैसे फ्रेमिंग में हम लोग तोड़ तोड़ के करते हैं ना, वैसा करके बताता हूँ आपको कैसे आएगा। सार्थक एज, सार्थक का एज कितना है, प्रेजेंट एज एक्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सार्थक एज मतलब एक्स, इज बोला है ना, इज मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल्स टू लेस बाय 8। जैसे कि मैंने नीचे लिखा था लेस मतलब माइनस करते, तो यहाँ पे आएगा -8 लेस बाय 8 देन डबल, किसमें -8 अभी, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। डबल द एज ऑफ साक्षी मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय साक्षी का एज। साक्षी का एज कितना है y, तो इधर आएगा 2y। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने फ्रेम कैसे किया। सार्थक एज मतलब यहाँ पे सार्थक का एज x है, इज मतलब इक्वल्स टू आया, लेस मतलब -8 हो गया, किसमें -8 बोला है, देन डबल द एज ऑफ साक्षी। साक्षी का एज अगर हम लोग डबल करेंगे और उसमें -8 करेंगे तब हम लोग को सार्थक का एज मिलेगा। अभी अगर इसको हम लोग प्रॉपरली मैनेज करके लिखे तो ये जो है ना x यहीं पे रहेगा, ये 2y जो है इधर आएगा इक्वल्स के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इधर माइनस हो जाएगा, और इस केस में राइट हैंड साइड में बचेगा क्या, -8 बचेगा, तो इधर आएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8। तो ये हमारा इक्वेशन हम लोग ने इधर फ्रेम कर लिया, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -8 हो गया। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो हम लोग को सेंटेंसेस दिया था उसके रिगार्डिंग हम लोग ने वो जैसा इक्वेशन बनाने के लिए बोला था वैसे ही हम लोग ने सेम इक्वेशन बनाया। अभी नीचे वाला ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला है 4 साल के बाद का कंडीशन इधर दिया हुआ है, 4 ईयर्स एगो, सॉरी 4 साल बाद नहीं, 4 साल पहले का कंडीशन हम लोग को दिया है। अभी तो सिर्फ हम लोग को उनका एक्चुअल एज तो पता नहीं है क्या है, हम लोग को जो भी प्रेजेंट एज है वो एक्स और वाई ईयर्स लिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे 4 साल पहले का कंडीशन दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ पे मार्क किया। अभी यहाँ पे देखो, अगर आज उसका एज, दोनों का एज एक्स है और वाई ईयर्स है, तो 4 साल पहले उनका एज कितना रहा होगा। थोड़ा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर एक का एज अगर आज टुडेज एज अगर 10 ईयर्स है, तो 4 साल पहले का एज उसका कितना होगा, 10 -4 करना पड़ेगा ना, -4 करेंगे तब हम लोग को उसका पहले का एज मिलेगा। तो 10 - 4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 6 ईयर्स आएगा। तो 4 साल पहले अगर वो 6 ईयर्स का था, साक्षी और सार्थक में से 4 साल पहले अगर उनका एज 6 ईयर्स था, तो 4 साल के बाद उनका एज कितना होने वाला है, 10 ईयर्स होगा। समझ रहे हो, आज अभी अगर आज का ही अगर देखेंगे तो आज आपका एज अगर समझ लो 15 to 16 ईयर्स है, 16 ईयर्स है सपोज, तो 4 साल के बाद आपका एज कितना होगा, 4 साल ऐड करना पड़ेगा उसके लिए, तो 16 + 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। लेकिन 4 साल पहले का बोला है तो 16 के इसमें 4 ईयर्स माइनस करना पड़ेगा, तब आप कितने साल के थे, 12 ईयर्स के थे, 12 ईयर्स के थे। तो वैसा ही कंडीशन हम लोग को यहाँ पे बताना है। तो 4 ईयर्स अगो साक्षी का एज कितना होगा वो हम लोग को बताना है। साक्षी का एज, साक्षी एज 4 ईयर्स अगो क्या था, साक्षी का एज प्रेजेंट एज वाई था, तो 4 साल पहले उसका एज कितना होगा, y - 4 ईयर्स हो जाएगा, बराबर। एंड दूसरा कौन है, सार्थक है, तो यहाँ पे सार्थक एज, सार्थक एज कितना होगा, सार्थक का आज का एज x ईयर्स है, आज x ईयर्स का है वो, तो 4 साल पहले x - 4 ईयर्स उसका होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग को जो कंडीशन दिया उसके हिसाब से करना है। तो साक्षीज एज वॉज 3 ईयर्स लेस, तो साक्षीज एज क्या है, y - 4। तो इधर देखो मैं कैसे इसको लिख रहा हूँ, साक्षीज एज मतलब y - 4। ठीक है, साक्षीज एज मतलब y - 4 वॉज, जैसे कि मैंने बताया था वॉज मतलब इक्वल्स टू होता है, तो वॉज 3 ईयर्स लेस। वापस यहाँ पे क्या बोला है, 3 ईयर्स लेस, 3 ईयर्स लेस मतलब -3 करना है, बराबर। लेस मतलब माइनस, और 3 मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर्स लेस, किसमें 3 ईयर्स लेस देन सार्थक एज एट दैट टाइम, मतलब तभी का सार्थक का जो एज था 4 साल पहले उसमें अगर -3 करेंगे तब हमें साक्षी का एज मिल रहा था। तो तभी उसका इसका सार्थक का एज कितना था, अभी प्रेजेंट एज तो x है, लेकिन 4 साल पहले x - 4 ईयर्स था। तो x - 4 सार्थक के एज में अगर हम लोग -3 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे किसका एज मिलेगा, किसका एज मिलेगा, साक्षी का एज मिलेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ, फिर बाद में वो जो बॉक्स दिया हुआ है ना उसमें लिख लेता हूँ। तो ये y - 4 ब्रैकेट ओपन करने के बाद ऐसे आएगा, और इधर x - 4
और -3 आएगा। समझ में आया? तो इस केस में क्या आएगा देखो, y-4 यहाँ पे आया, x, अब ये -4 और -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 3 7 आएगा विद बिगर नंबर का माइनस साइन। ठीक है, तो माइनस हो गया। अभी सभी जो भी वैल्यूज है ना, सभी वैल्यूज को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के लेके आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये x का हो जाएगा -x हो जाएगा, फिर यहाँ पे अपना प्रेजेंट क्या है +y, तो वो आएगा +y। ठीक है, -x हो गया +y, अभी -4 है, फिर -7 अगर वहीं पे रखना है तो वहीं पे रख सकते हो, अगर लेके लेके आने के बाद में अगर शिफ्ट करना चाहते हो तो वैसा भी चल जाएगा। तो -7 है ना, तो इधर आने के बाद होगा +7 और इक्वल्स टू के वो साइड में कुछ नहीं बचेगा, इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, -x + y, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 - 4 करेंगे तो 3 आएगा विद प्लस साइन, जो कि बिगर नंबर है 7, उसका प्लस साइन इज इक्वल्स टू 0। अभी हम लोग को अगर इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो कुछ ऐसे आएगा, -x + y इज इक्वल्स टू -3 आएगा। ठीक है, -x + y इज इक्वल्स टू -3। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। ये जैसे हम लोग को कंडीशंस बोले थे, ये वाला कंडीशन, उसी कंडीशन के हिसाब से हम लोग ने यहाँ पे इक्वेशन को फॉर्म किया था। फिर आगे सॉल्व करने के बाद रिड्यूस्ड फॉर्म में हम लोग को इक्वेशन कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो ये अभी मुझे वहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो वो भी लिख लेता हूँ मैं। क्या है, -x + y इज इक्वल्स टू -3, -x + y इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, -x + y इज इक्वल्स टू -3। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिया क्या था, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग ने यहाँ पे दोनों का सम एडिशन करके प्रेजेंट एजेस को यहाँ पे लिखा, जो कि 25 आया। बाद में बोला था कि सार्थक एज इज लेस, सार्थक का एज यहाँ पे क्या है, आज का प्रेजेंट एज सार्थक का x है, उसमें -8 करना पड़ेगा। माइनस वो सार्थक का एज कब आएगा, -8 करेंगे, लेकिन किसमें -8 करना है, डबल द एज ऑफ साक्षी, साक्षी का एज को जब डबल करेंगे और उसमें -8 करेंगे तब हम लोग को सार्थक का एज मिलेगा। तो उसको जब अरेंज करेंगे तो हम लोग को कुछ ऐसा आया। और ये लास्ट जो इम्पोर्टेंट कंडीशन था 4 इयर्स अगो वाला, जिसमें साक्षी का 4 साल पहले का एज y-4, सार्थक का 4 साल पहले का एज x-4, और ये जो बोला है वॉज 3 इयर्स लेस देन सार्थक एज, 3 इयर्स लेस मतलब -3 करना है। किसमें -3 करना था, सार्थक के एज में माइनस करना था, तब हम लोग को इसमें साक्षी का एज मिलता है। तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ पे कुछ ऐसा कंडीशन मिला, ऐसा इक्वेशन आया, -x + y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो वही मैंने इक्वेशन यहाँ पे लिखा, x + y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, आई होप आपको ये सारे मतलब जो एक्टिविटी के तीनों भी पार्ट्स थे वो आपको समझ में आए होंगे। ये फर्स्ट वाला ही एक्टिविटी था। उसके बाद आप लोगों को पेज नंबर 20 पे ही एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, तो अभी हम लोग उसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1 के साथ। तो चलिए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 1, जो कि पेज नंबर 20 पे दिया हुआ है अलजेब्रा टेक्स्ट बुक के क्लास 10th के। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसके बाद हम लोग एक एक करके वो क्वेश्चन को फ्रेम करके इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, द पेरीमीटर of a rectangle is 40 centimeter. The length of a rectangle is more than double its breadth by 2. Find the length and breadth. मतलब यहाँ पे हम लोगों को एक इसके बारे में दिया हुआ है, रेक्टेंगल के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, अगर रेक्टेंगल के बारे में बोला है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग को सबसे पहला कंडीशन क्या बोला है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40। तो पेरीमीटर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बाद में ऐसा बोला है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, ऐसा बोला है। ठीक है, तो अभी हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे इधर कुछ x और y हम लोग को बोला ही नहीं है, तो कैसा करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कैसे लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि ब्रेथ x लेना है और जो लेंथ है उसको क्या लेना है। आप जैसे आपको जो मर्जी आपको वैसा ले सकते हो, आप ब्रेथ को x ले सकते हो और लेंथ को y ले सकते हो, आपकी मर्जी जैसा चाहिए आपको आप वैसा ले सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे लेंथ को x ले लूँगा और ब्रेथ को यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ, y। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखेंगे कि लेंथ x और ब्रेथ y को लेकर हम लोग को वो इक्वेशन, जो दो इक्वेशंस मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे। तो
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड its breadth be y सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग को लेंथ x सेंटीमीटर था और y ब्रेथ जो था वो y सेंटीमीटर हम लोग ने लिया। अभी हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा फर्स्ट कंडीशन। तो हम लोग जैसा सॉल्व करते वैसा क्या आएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। हम लोग जब लिखते हैं तो वैसा लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40। पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यहाँ पे 40 बोला है, लेकिन पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए ना रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, 2 टाइम्स एल प्लस 2 टाइम्स बी। पेरीमीटर मतलब चारों साइड्स का एडिशन होता है, तो दो लेंथ को दो बार, मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ ऐड होगा और ये ब्रेथ और ये ब्रेथ ऐड होगा, तो हम लोग को फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलता है, 2 ब्रैकेट एल प्लस बी। ऐसा ऐसा आपको अगर बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, या मतलब जैसा, या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो कि 2 ब्रैकेट दोनों एल और बी में से कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट एल प्लस बी आएगा, ऐसा भी आप फॉर्मूला लिख सकते हो। लेकिन इस केस में लेंथ क्या है हमारा, एक्स बोला है, ब्रेथ क्या है हमारा, वाई बोला है। तो अगर मुझे इक्वेशन को लिखना है यहाँ पे, अगर मैं इक्वेशन को लिखने की कोशिश करूँ तो मुझे कैसे आएगा, देखो इधर ब्रैकेट 2 पेरीमीटर है ना, तो 2x प्लस 2y मतलब 2l प्लस 2b इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर का वैल्यू हम लोग को 40 दिया हुआ है। अभी आप ध्यान से देखो, ये भी 2 है, इधर भी 2 है, और ये 40 जो है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। मतलब तीनों नंबर्स अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मुझे यहाँ पे मिलेगा क्या, मुझे यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा। तो देखो कैसे आएगा, इधर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पे 20 आएगा, और मैं इसको यहाँ पे इक्वेशन देता हूँ 1। इधर मुझे रीज़न लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय, मल्टीप्लाइंग नहीं आएगा इधर, डिवाइडिंग बाय 2 समझ में आया, मतलब कैसा आएगा देखो, डिवाइडिंग बाय 2 मतलब इधर 2 से डिवाइड, इधर 2 से डिवाइड, इधर 2 से डिवाइड, तो ये 2 2 कट होगा, ये 2 2 कट होगा, और ये 2 1 सा 2 2 2 सा 4 और 2 0 सा 0 मतलब 20 आ जाएगा ना। तो ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट ये इधर लिखा हुआ था। तो ये फर्स्ट कंडीशन हम लोग को तो इधर मिल गया, फर्स्ट वाला कंडीशन। अभी हम लोग को क्या करना है, सेकंड कंडीशन को देखना है जो कि हम लोग को दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या आएगा देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या है हमारा, x है, तो x इज मतलब इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, मोर देन, मोर मतलब जैसे कि मैंने बोला है मोर, इंक्रीज, सम, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग को क्या यूज करना है, प्लस, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। किसमें मोर, डबल इट्स ब्रेथ, ये थोड़ा उल्टा करके सेंटेंस दिया हो तो आप समझने की कोशिश करो। क्या, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ, डबल इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या है यहाँ पे, y है, तो y को अगर डबल 2y करेंगे और उसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लेंथ। देखो मैं रीड कर रहा हूँ, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज मतलब इक्वल्स टू मोर देन, मोर मतलब प्लस, मोर देन डबल इट्स ब्रेथ मतलब 2y बाय 2। ठीक है, तो ये बाय 2 होगा। अभी इसको अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो कैसे आएगा, x, ये माइनस 2y वहाँ पे जाएगा और इधर क्या बचेगा 2, और ये होगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, और हम लोग को उसका बेसिक रूल तो पता है, अगर कोई भी एक कोएफिशिएंट होगा हम लोग को उसको क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। x के कोएफिशिएंट्स को सेम करो या y के कोएफिशिएंट को सेम करो, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें, इधर प्रॉपर अगर हम देखें ना यहाँ पे, तो इधर भी x है, इधर भी x है, इन दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 है, तो सेम करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही सेम है। ठीक है, और अगर सेम कोएफिशिएंट हो भी गया तो हम लोग को क्या देखना पड़ता है, ऊपर और नीचे के केस में दोनों कोएफिशिएंट्स या दोनों वेरिएबल्स के साइंस, अगर दोनों भी जगह पे प्लस प्लस होगा या तो माइनस माइनस होगा, मतलब सेम साइंस अगर होंगे दोनों भी जगह पे, सेम साइंस जब होते तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अगर समझो यहाँ पे x है तो प्लस x और प्लस x होगा, दोनों को भी प्लस साइन है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर ऊपर की तरफ इक्वेशन में प्लस दिया है, नीचे की इक्वेशन में माइनस है,
या तो ऊपर माइनस दिया है और नीचे प्लस दिया है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, इधर ये डिफरेंट साइंस है, तो जब डिफरेंट साइंस होते हैं तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एडिशन करना पड़ता है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एडिशन। तो इस केस में अगर हम देखें प्रॉपरली तो देखो इधर x है, यहाँ पे x है, तो दोनों भी सेम है, तो हम लोग दोनों भी सेम है, प्लस साइन है तो सेम साइन जब होता है तो सब्ट्रैक्शन आएगा। तो देयरफॉर इधर क्या लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 फ्रॉम 2 या 2 फ्रॉम 1 वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, खाली फुकट का कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2, तो जो भी होगा जैसे भी साइन आएगा हम लोग ऊपर, मतलब कोई भी इक्वेशन ऊपर आए कोई भी इक्वेशन नीचे आए, ऑटोमेटिकली वो दोनों राइट, जो आंसर जो होगा वो राइट ही होने वाला है। तो ये सबसे पहला वाला मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। और हाँ, आपके टेक्स्ट बुक में ये क्रैमर्स रूल के एग्जाम्पल से सॉल्व करके दिया है, मेथड को यूज़ करके, क्रैमर्स रूल वाला। और मैं यहाँ पे एलिमिनेट मेथड से यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में जब पूछेंगे तो आपको कोई स्पेसिफिक मेथड से करना है, आप जो आपको इजी लगता है मेथड वो आप मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ये इजी लग रहा है इसलिए मैं इससे सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखो माइनस साइन जब होता है ना, तब सेकेंड वाले इक्वेशन में माइनस चेंजेस, साइन के चेंजेस होते हैं। तो माइनस है, ये एक्स को कौन सा साइन है, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ गया नया साइन एक्स का। माइनस इधर भी क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस आएगा। इधर माइनस है और ये 2 को कौन सा साइन, प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है, अभी हम लोग को ऊपर और नीचे सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम लोग, ऊपर और नीचे, मतलब 22 का नया साइन जो है वो माइनस है, 20 माइनस 2 करेंगे तो 18 आएगा। इधर y, इधर क्या है, ऊपर y है और प्लस 2y, तो 1y मतलब 1y होता है ना, तो 1y प्लस 2y करेंगे तो 3y आएगा। और इधर x और माइनस x माइनस x 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग को आगे ये जो दिया हुआ है ना 3y, उसमें अभी हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इधर कैसे आएगा, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू 18 डिवाइड बाय 3, तो 3 1s आर 3, 3 6 आर 18 आएगा ना। तो यहाँ पे y का वैल्यू मुझे कितना मिलेगा, इधर 3 6, y का वैल्यू मुझे कितना आया, 6 आया। अभी इसी y के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग y is equals to 6 in equation 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या था, ये था x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20। देयरफॉर x की जगह पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि x का ही वैल्यू निकालना है, y की जगह पे 6 आएगा, इज इक्वल्स टू 2। x विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 6 उधर जाने के बाद होगा माइनस 6। ठीक है, अभी 20 माइनस 6 हम लोग को करना है, तो कितना आएगा इधर, x विल बी इक्वल्स टू 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आएगा, 14। तो देखो हम लोग ने दोनों वैल्यूज इधर निकाला, x से y का वैल्यू 6 आया, x का वैल्यू 14 आया। तो जब हम लोग अभी इधर सोल्यूशन लिखना है लास्ट में, तो ये सोल्यूशन नहीं, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट क्या करने बोला था, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम नहीं होता तो डायरेक्ट हम लोग लिखते कि x कॉमा वाई और 6 कॉमा 14 इज द सोल्यूशन। लेकिन ये स्टेटमेंट समय हम लोग को यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे बोला था कि फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ हम लोग ने x लिया था, तो x कितना आया हम लोग को, 14 आया। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is 14 centimeter and length of rectangle is 14 and breadth is 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पहला सॉल्व्ड एग्जांपल वर्ड प्रॉब्लम का पेज नंबर 20 पे हाफ था और पेज नंबर 21 पे हाफ था। आप लोगों को शायद ये पूरा समझ में आया होगा कंप्लीट, क्योंकि मैंने बहुत मतलब धीरे धीरे थोड़ा बहुत धीरे स्पीड किया है, क्योंकि मतलब इजी है सम्स और आपको फ्रेमिंग करना इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रेमिंग करने के बाद आप फ्रेमिंग करना अगर आपको आ गया तो उसके बाद का जो भी पोर्शन है वो आप लोगों ने प्रैक्टिस 1.1 में किया है, 1.4 में किया हुआ है, 1.5 में किया हुआ है। ठीक है, तो ये आगे का तो इजी था। मेन पार्ट वर्ड प्रॉब्लम्स में होता क्या है कि फ्रेमिंग करना। अगर फ्रेमिंग करके इक्वेशंस बनाना आपको प्रॉपरली अगर आ गया तो आगे का आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला जो हम लोग का सम सॉल्व्ड एग्जाम्पल का था, फर्स्ट वाला हम लोग ने किया। अभी आगे हम देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल के बारे में, जो कि पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं सेकंड वाला एग्जाम्पल यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, जो कि पेज नंबर 21 पे दिया हुआ है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ पेज नंबर
21। ठीक है, तो रीड करता हूँ क्वेश्चन को, आधा पार्ट तो डायग्राम में दिया हुआ है तो वो भी रीड कर लेता हूँ। I have some analog wrist watches and some digital wrist watches. I am going to sell them at a discount. तो उस जो एक बंदा है उसके पास क्या है, एनालॉग वॉचेस है, और दूसरे है जो है वो दूसरा टाइप कौन सा है, डिजिटल वॉचेस का, और वो दोनों का सेल लगाने वाला है एट ए डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस में। ठीक है, तो यहाँ पे दो कंडीशंस दिया हुआ है, फर्स्ट डे का उसका कितना सेल हुआ और सेकेंड डे में उसका कितना सेल हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट डे का दिया हुआ है, फर्स्ट डे उसका एनालॉग जो घड़ी थे, एनालॉग वॉचेस जो थे उसने 11 सेल किए, और डिजिटल जो वॉचेस थे उसने 6 सेल किए, और उसको अमाउंट यहाँ पे जो बेचने के बाद मिला अमाउंट वो कितना मिला है, देखो 4330। ठीक है, अभी सेकेंड डे, फर्स्ट डे का सेल तो हो गया, अभी सेकेंड डे के सेल में उसने एनालॉग वॉचेस को 22 एनालॉग वॉचेस बेचे, और डिजिटल वॉचेस उसने 5 बेचे। तो यहाँ पे उसको अमाउंट कितना रिसीव हुआ उसके पास 7330। तो इस केस में 4330 हो गया, और सेकेंड डे पे उसका 7330 हो गया। तो हम लोग को यहाँ पे निकालना क्या है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच ऑफ ईच टाइप। तो ईच टाइप मतलब एनालॉग घड़ी का प्राइस कितना था और डिजिटल घड़ी का प्राइस कितना है, वो हम लोग को निकालना है। तो इस केस में हम लोग सोल्यूशन के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, जो हम लोग को नहीं पता है उसको अज्यूम करना है ना। जैसे कि इस केस में हम लोग को एनालॉग घड़ी का प्राइस कितना है नहीं पता, डिजिटल घड़ी का प्राइस कितना नहीं पता, तो इसी को हम लोग एक्स लेंगे, और इस चीज़ को डिजिटल वाले घड़ी का टाइम, इसका प्राइस को हम लोग वाई लेने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इधर, लेट दी सेलिंग प्राइस ऑफ एनालॉग ANALOGUE एनालॉग वॉच बी रुपीस एक्स, बी रुपीस का सिंबल ये डालो या ये डालो चलेगा। तो एनालॉग वॉच का प्राइस नहीं पता तो हम लोग एक्स ले रहे, एंड दैट ऑफ डिजिटल वॉच, एंड दैट ऑफ डिजिटल वॉच बी रुपीस वाई। ठीक है, तो एनालॉग वॉच का कीमत कितना है, एक्स रुपी है एक का, एक वॉच का, और डिजिटल एक वॉच का प्राइस कितना है, वाई रुपी है। तो सबसे पहले हम लोग का कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या बोला है, पहले दिन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन बोला क्या है, पहले दिन उसने एनालॉग जो घड़ी है वो 11 एनालॉग वॉचेस को बेचा और डिजिटल 6 वॉचेस को बेचा, उसका अमाउंट कितना मिला उसको 4330। तो ये 4330 है जो कैसा मिला होगा, एक घड़ी का प्राइस अगर सपोज 11, एक घड़ी का प्राइस अगर 100 रुपीज़ होगा तो उसने 11 घड़ी को बेचा एनालॉग, तो 11 इंटू हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा, तभी हम लोग को कितना आएगा, टोटल अमाउंट 1100 आएगा। ठीक है ना, तो 11 वॉचेस का एक प्राइस के साथ हम लोग अगर एक वॉच के प्राइस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ऑटोमेटिकली 11 एनालॉग वॉचेस का प्राइस मिल जाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था, एक एनालॉग वॉच का अगर 100 रुपये होगा, एक वॉच का 100 रुपये होगा, तो 11 वॉचेस का प्राइस कितना होगा, 1100 हो जाएगा। 100 इंटू 11 करेंगे तो 1100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को अभी जस्ट हम लोग ने ये एग्जाम्पल लेने के लिए 100 लिया था, उसकी जगह पे हम लोग को दिया क्या है, एक्स, तो एक्स इंटू 11 करेंगे तो हम लोग को इधर आएगा 11x। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उसने 11 एनालॉग वॉचेस बेचे एक्स रुपीज़ के, प्लस डिजिटल उसने 6 वॉचेस बेचे वाई रुपीज़ के, और दोनों मिला के उसका सेल का प्राइस कितना हो गया, अमाउंट उसको जो मिला 4330 रुपीज़। ठीक है, तो ये होगा हमारा इक्वेशन 1। अभी इसमें रिड्यूस तो नहीं हो रहा है क्योंकि 11 है 6 से और 4330 है, तो रिड्यूस कुछ नहीं हो रहा है। एंड अभी सेकंड कंडीशन जो सेकंड सेल में उसका हुआ था, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या है सेकंड कंडीशन, दूसरे दिन उसने 22 वॉचेस एनालॉग के बेचे जो कि एक्स रुपीज़ के थे, और 5 डिजिटल वॉचेस जो कि वाई रुपीज़ के थे, और उनको बेचने के बाद उसका प्राइस कितना हुआ 7330 रुपीज़। ये होगा हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, तो पहला इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हम लोग को मिल गया।
उसके बाद हम लोग को क्या करना रहता है, कोएफिशिएंट सेम करना है कोई भी एक वेरिएबल का। तो ये 6y और यहाँ पे 5y दिया है, मतलब 6 और 5 है। तो पहला इक्वेशन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ और सेकंड इक्वेशन को अगर x से मल्टीप्लाई करूँ तो हम लोग को 5 6 30, एलसीएम हम लोग को 30 आता है। वैसा कर सकते हो, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो, या तो अगर फर्स्ट इक्वेशन को ही अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें पूरे इक्वेशन को, तो हम लोग को देखो 11 2 सा 22 मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वही लिखना पड़ेगा। तो इधर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लाइंग, देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय पूरा इक्वेशन 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330 पूरा। ठीक है, तो 11 2 सा 22x आएगा, प्लस 6 2 सा 12y आएगा, 2 0 सा 0, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6 और 4 2 सा 8। तो ये हमारा होगा इक्वेशन 3, जो कि फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग ने मॉडिफाई किया। अभी हम लोग को सेकेंड और थर्ड इक्वेशंस को ही देखना है। ठीक है, 22x और इधर भी 22x हो गया, ये तो हम लोग ने सीखा। 22x मतलब सेम कैसे करना, अभी सेम हो गया, लेकिन सेम करने के बाद क्या करना रहता है, साइंस को देखना रहता है ना। अगर साइंस हमारा सेम अगर साइन होगा तो हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, ऑपोजिट साइन अगर होगा तो हम लोग को क्या करना है, एडिशन करना है। अभी यहाँ पे देखो 22x को कौन सा साइन है, इधर कुछ साइन ही नहीं है, मतलब प्लस साइन होगा। और इस केस में इधर भी 22x को कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, मतलब यहाँ पे होगा क्या, सब्ट्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये और ये इक्वेशन। तो सबसे पहला वाला 22x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 7330 माइनस इधर आएगा 22x प्लस 12y इज इक्वल्स टू 8660। ठीक है, अभी माइनस है तो हम लोग का क्या होने वाला है, यहाँ पे साइन चेंजेस होंगे। माइनस है तो साइन चेंजेस होगा ना, तो माइनस प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस होगा माइनस, माइनस प्लस होगा माइनस। ठीक है, अभी सबसे पहला हम लोग को यहाँ पे करना क्या रहता है, इधर 8600 और 7330 को माइनस करना है। तो इधर मैं रफ वर्क जैसा कर लेता हूँ, 8660 माइनस 7330, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 3 3, 8 माइनस 7 अगर करेंगे तो 1 आएगा। तो इधर मुझे वैल्यू कितना मिलेगा, 1130, सॉरी 1130 नहीं 1330। देखो ऐसी गलतियां होती है एग्जाम में भी, तो ध्यान देकर करना, इधर जो लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन बिगर नंबर का माइनस साइन, तो माइनस 1330 आएगा। इधर 5y माइनस 12y, 5y और माइनस 12y प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है ऊपर और इधर माइनस है, न्यू साइन उसका माइनस है। तो प्लस माइनस जब करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 विद बिगर नंबर का माइनस साइन, तो माइनस 7y हो जाएगा। अभी दोनों तरफ हम लोग को क्या दिया हुआ है, माइनस के साइंस है दोनों तरफ। ठीक है ना, तो इधर क्या होगा, y यहीं पे रहेगा, फिर माइनस 1330 डिवाइड बाय माइनस 7 होगा। अभी इधर देखना माइनस और माइनस तो वैसे ही कट हो रहा है, अभी 7 से डिवाइड होता है 1330 या नहीं, वो हम लोग को चेक करना है। तो इधर 7 1 सा 7, 7 2 सर 14 तो नहीं होगा, 7 1 सर 7 ही आएगा। 8 9 10 11 12 13 6 आया इधर, तो 7 9 सर 63 और 0। ठीक है, तो हम लोग को वैल्यू कितना मिल रहा है, y विल बी इक्वल्स टू 190 मिला। y क्या मिला हम लोग को, 190, जो ही हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल्स टू 190 इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा है, जो कि 11x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 4330 था, इतना सिंपल था। तो इधर 11x तो कुछ नहीं होगा चेंजेस, 6y की जगह पे हम लोग 190 डालेंगे इज इक्वल्स टू 4330। ठीक है, तो 11x इज इक्वल्स टू 6, सॉरी इज इक्वल्स टू नहीं, प्लस 6 इंटू 190, 6 इंटू 190 करना पड़ेगा, 6 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा 54, 11 आएगा इधर, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 ना 11 इज इक्वल्स टू 4330। अभी हम लोग को इधर ना माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए 11x इज इक्वल्स टू 4330 माइनस 1140। तो देयरफॉर 11x इज इक्वल्स टू, अभी वो भी रफ कॉलम में कर देता हूँ, 4330 माइनस 1140, 0 माइनस 0 0,
3 माइनस 4 नहीं हो रहा तो इससे कैरी लेंगे। 13 माइनस 4 अभी 9 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 हो गया, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3। इधर आएगा 3190। x विल बी इक्वल्स टू 3190 डिवाइड बाय 11 जो मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 11 के टेबल में चेक करना है जाता है या नहीं। 3190, 11 2s आर 22, 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितना हो गया? 9 आ गया, 9। और ये नीचे वो 9 लाएगा तो 11 9 आर 99 हो गया, 2 जीरोस हो गया और ये जो जीरो है वो ऊपर चला जाएगा और 290 हो जाएगा। मतलब इस केस में अगर 11 से रिड्यूस करें तो 11 1 आर 11, 11 290 सर हम लोग को वैल्यू मिलेगा, ठीक है। 290 मिल गया। इसका मतलब क्या है कि x का वैल्यू हम लोग को कितना आया? x विल बी इक्वल्स टू 290। और x था क्या? हम लोग ने अज्यूम क्या किया था, जो कि एनालॉग घड़ी का प्राइस था ना x, तो x जो एनालॉग घड़ी है उसका प्राइस है 290 और जो डिजिटल घड़ी है यहाँ पे उसका आंसर हम लोग को कितना आया था? y 190 आया था, ठीक है। ये डिजिटल घड़ी सस्ता है इधर, ओके। तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पे देयरफॉर selling price of analog watch is rupees 290 and of digital watch is rupees 109, सॉरी 109 नहीं 190। देखो कंफ्यूजन हो रहा है बार बार, 190, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा सम समझ में आया होगा। अगर आपको चेक करना है ना तो ये पहला इक्वेशन, जैसे कि हम लोग को क्या बोला था 11x, मतलब 11 घड़ी बेचा था, कौन सा वाला घड़ी बेचा था इधर? 11 एनालॉग घड़ी, और आगे कुछ था 6 डिजिटल वॉचेस थे, दोनों मिला के 4330 होता है ना। आप चेक कर सकते हो 11 इंटू 290 करो और 6 इंटू 190 करो और एडिशन करने के बाद देखो 4330 आता है क्या। अगर 4330 आया इसका मतलब आपका आंसर जो भी है वो राइट है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, जो कि पेज नंबर 21 से स्टार्ट होता है और पेज नंबर 22 पे खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अभी हमारे दो और एग्जाम्पल्स रह गए। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 23 पे है और पेज नंबर 24 और पेज नंबर 25, दो नहीं 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 23 24 और 25 के पेज नंबर। वो हम लोग इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी होने वाला है वीडियो। इसके लिए हम लोग जो 3 क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जांपल्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। उसका नेक्स्ट एपिसोड मतलब सेकंड एपिसोड का ही पार्ट 2 होगा या तो एपिसोड 3 हो जाएगा, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। और ये शायद आपको पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पे फ्रेम कैसा करते हैं इक्वेशंस को और इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।